नमस्कार, विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जो अंतहीन लग रही है। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई पर इतिहास की किताबें लिखी गई, लेकिन वो जंग आज भी तबाही और कई जानें ले रहा है। ये सही ही कहा गया है कि इंतज़ार मुझे जंग ख़त्म होने का लहू की क़ैद से बाहर कोई बुलाता है। हिजबुल्लाह और उसके बाद इजराइल के साथ गहरी तनातनी मिडिल ईस्ट को महासंग्राम के मुहाने पर ले आई है। ऐसे में आशंका है कि कहीं ये विश्व युद्ध 3 की आहट तो नहीं है। हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ और इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई। हमले का आरोप इजराइल पर लगा। इसे हमले के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि ईरान अब जवाब देगा। ईरान ने अटैक के 14 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह सिर्फ यही नहीं बल्कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग भी है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। इस जंग के बाद लाल सागर में भी तनाव बढ़ा। यमन के हूती विद्रोही यहां पर पश्चिमी देशों के जहाज को निशाना बना रहे हैं। हूती को ईरान का समर्थन है और वो हमास का समर्थन भी करता आया है। वहीं इजराइल ने ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन जैसे ईरानी विद्रोहियों का समर्थन किया है। सीरिया में ईरानी सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले किए गए और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई। 2018 में इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी सेना पर सीधा हमला किया था। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता आया है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला करके देता है। हालिया जंग पेजर बम अटैक से शुरू हुआ और हज़ारों की जान चली गई। मिडिल ईस्ट की इसी खूनी जंग को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जंग साइबर अटैक के रूप में भी सामने आया है। जंग और खून खराबे के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी ने जुमे की नमाज के बाद लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ईरान के हमले को लेकर कहा कि यह हमला फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल पर किया गया और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो फिर इसे और अंजाम दिया जाएगा। खमैनी ने कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आगे भी इसे निभाएंगे। हम न जल्दबाजी करेंगे और न ही रुकेंगे। इस बयान के पीछे की कहानी क्या है और कैसे ईरान इजराइल की जंग यहाँ तक पहुँची है, आइए समझते हैं। مسلمان‌ها با یکدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بیپایان الهی استفاده کنند. می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने जुम्मे की नमाज के बाद को हजारों लोगों को संबोधित किया। हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए तेहरान की ब्रांड मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। खामेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथ में राइफल नजर आई। खामेनी के बिना नाम लिए अमेरिका पर हमला किया और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आदेश एक ही मुल्क से आ रहा है। खामेनी ने दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को आगाह करते हुए कहा कि मुस्लिम के साथ रहेंगे तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुस्लिम मुल्कों के पीछे पड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुसलमानों पर सितम ढहाया जा रहा है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला जायज था। हमला आपको बता दें, हमास ने बिल्कुल सही किया था।
इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के खिलाफ हालिया हमलों की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई। 17 सितंबर लेबनान की सड़कों और बाजारों में एक के बाद एक 3000 पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। इसमें 1 दर्जन लोग मारे गए, 2800 लोग घायल हुए। 18 सितंबर की शाम हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने शुरू हो गए। इसमें 27 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। 19 सितंबर को कुछ सोलर पैनल में ब्लास्ट की भी खबरें आईं। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के पीछे इजराइल के होने का आरोप लगाया। इजराइल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में उंगलियां उसकी तरफ उठी। 20 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 75 मिसाइल दागे, जिनमें 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लगातार 6 दिनों से मिसाइल हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार में करीब 2000 मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने हमले बेअसर साबित हुए। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह मारा गया। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन हमलों में अब तक 620 लोगों की मौत हुई है और 1835 लोग घायल हुए हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजरायली ठिकानों पर हमले किए। तब से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल और गोलान हाइट्स पर करीब 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे। आपको बता दें, बख्तरबंद गाड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी और मिलिट्री बेस पर एक्सप्लोसिव ड्रोन से हमले किए गए। लेबनान बॉर्डर के करीब 60,000 से ज्यादा इजरायलियों को घर छोड़ना पड़ा और करीब 1 साल से अपने घर वो नहीं लौट पाए हैं। हिजबुल्लाह ये साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल हमास के साथ जंग नहीं खत्म करता, तब तक हमले करता रहेगा। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। साहिर की एक मशहूर शेर है साहिर का कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल देगा। जी हाँ, जंग किसी मसले का हल नहीं, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन हथियार उठाने में कोई कुताही नहीं बरती जाती। अब सुपर पावर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना चाहिए। दरअसल ईरान के मिसाइल अटैक के बाद पश्चिमी देशों के नेताओं ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की थी, वरना ईरान पर एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि ये आशंका हकीकत बनती हुई अब दिख रही है, क्योंकि ईरान पर ज़बरदस्त साइबर अटैक हुआ है। इस बीच जंगी हालात पर सईद नज़र की शेर के साथ अगर हम शुरुआत करें तो कहा जा सकता है कि अब इस जहां में रहना भी मुमकिन नहीं रहा, आखिर को ये भी जंग का मैदान बन गया है। वाकई मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन चुका है और इस इलाके में पूरी लड़ाई का पेंच इजराइल फिलिस्तीन रिश्ते के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुमत रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू नहीं किया गया। करीब 20 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी के इतिहास पर नजर डालें तो ये तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के दौर से ही भयानक लड़ाइयों का गवाह रहा है। मिस्र ने 2 दशकों तक चले अपने सैन्य शासन के तहत गाजा पट्टी का प्रशासन किया था। साल 1967 के पश्चिमी एशिया संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। यहाँ 60% से अधिक शरणार्थी थे। साल 1967 के युद्ध के 2 दशक बाद फिलिस्तीन के लोगों ने अपना पहला विद्रोह या इंतिफादा शुरू किया। यह आंदोलन दिसंबर 1987 में गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली ट्रक और फिलिस्तीन श्रमिकों के बीच एक दुखद दुर्घटना के बाद शुरू हुआ। जनता में इस गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए मिस्र स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमास की स्थापना की, जो गाजा में स्थित एक सशस्त्र
फिलिस्तीन गुट है। वर्ष 2000 में इजरायली फिलिस्तीन संबंध दूसरे इंतिफादा को फैलाने के साथ और ख़राब हो गए। इसके बाद आत्मघाती बम विस्फोट, गोलीबारी, इजरायली हवाई हमले, विध्वंस और कर्फ्यू तक का गवाह गाजा बना। अगस्त 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों और वहां बसने वालों को वापस ले लिया, जिससे प्रभावी रूप से इस क्षेत्र को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया। फिर इजरायल और फिलिस्तीन उग्रवादी समूहों के बीच संघर्ष, हमलों और प्रतिशोध का चक्र शुरू हुआ, जिससे गाजा पट्टी को बार बार आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ा। आइए विस्तार से इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के इतिहास पर नजर डालें। इजराइल फिलिस्तीन जंग का खूनी इतिहास। सुरक्षित मातृभूमि के लिए जंग। गाजा की बदनसीबी के लिए जिम्मेदार कौन? गाजा युद्ध इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों से चल रहे संघर्ष का अब तक का सबसे रक्तरंजित प्रकरण है। इस युद्ध ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। अभी लेबनान के साथ इजराइल की सीमा पर संघर्ष बढ़ा है। ईरान समर्थित सशस्त्र आंदोलन हिजबुल्लाह का कहना है कि वह फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से लड़ रहा है। यह संघर्ष इजराइल की सुरक्षित मातृभूमि के मांग के विरुद्ध है। 1947 में जब फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने और यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय शासन के लिए एक योजना पर सहमति दी। यहूदी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उन्हें 56% भूमि दी गई। अरब लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इजराइल के संस्थापक पिता डेविड बेन गुरियन ने ब्रिटिश शासन के निर्धारित अंत से एक दिन पहले 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल राज्य की घोषणा की थी। इस इजराइल में उत्पीड़न से बचने वाले घर की तलाश कर रहे यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की स्थापना हुई। 1940 के दशक के अंत में अरब और यहूदियों के बीच हिंसा बढ़ी। इजराइल के बनने के एक दिन बाद 5 अरब देशों की सेनाओं ने हमला कर दिया। इसके बाद युद्ध में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। ये फिलिस्तीनी जॉर्डन, लेबनान और सीरिया और गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में जाकर बस गए। युद्ध विराम समझौतों ने 1949 में लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हुई। युद्ध में बने रहने वाले फिलिस्तीनियों के वंशज अब इजराइल की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं। 1967 में इजराइल ने मिस्र और सीरिया पर हमला करके 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत की। इजराइल ने जॉर्डन से पश्चिमी तट और अरब पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलान हाइट्स और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 1967 की इजरायली जनगणना के अनुसार गाजा की संख्या 3,94,000 थी, जिनमें से कम 60% फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज थे। 1973 में मिस्र और सीरिया ने स्वेज नहर और गोलान हाइट्स पर इजरायली ठिकानों पर हमला किया, जिससे योम किप्पुर युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने 3 सप्ताह के भीतर दोनों सेनाओं को पीछे धकेल दिया। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और यासर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के गुरिल्लाओं को 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद समुद्र के रास्ते निकाला गया। 2000 इजरायली सैनिकों ने लेबनान से वापसी कर ली। 2005 में इजराइल ने गाजा से बचने वालों और सैनिकों को वापस बुला लिया। हमास ने 2006 में संसदीय चुनाव जीता और 2007 में गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। 2006 में लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने सीमा क्षेत्र में 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे 6 सप्ताह तक युद्ध चला। 1987 से 1993 और 2000 से 2005 तक 2 बार फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह भी हुए। दूसरे में हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों ने इजराइल में आत्मघाती बम विस्फोट किए और इजराइल ने फिलिस्तीनी शहरों पर
टैंक हमले और हवाई हमले किए। तब से लेकर अब तक इजराइल और हमास के बीच कई दौर की दुश्मनी हो चुकी है। हमास इजराइल को मान्यता देने से इनकार करता है और इजराइल यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इसे आतंकवादी संगठन मानता है। हमास का कहना है कि उसकी सशस्त्र गतिविधियां इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध हैं। 1979 में मिस्र इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राज्य बन गया, जिसके तहत सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के शासन को वापस मिल गया। 1993 में इजराइल के प्रधानमंत्री याजिक रॉबिन और पीएलओ नेता अराफात ने वेस्ट बैंक और गाजा में सीमित फिलिस्तीनी स्वायत्तता स्थापित करने के लिए ओस्लो समझौते पर हाथ मिलाया। 1994 में इजराइल ने जॉर्डन के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 6 साल बाद कैंप डेविड में अराफात इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद बराक, बिल क्लिंटन की मौजूदगी में एक शिखर सम्मेलन अंतिम शांति समझौते को हासिल करने में विफल रहा। 2002 में एक प्रस्तावित अरब लीग योजना ने इजराइल को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में ली गई भूमि से पूरी तरह से हटने, एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए न्याय संगत समाधान के बदले में सभी अरब देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने की पेशकश की। योजना की प्रस्तुति हमास द्वारा फीकी पड़ गई, जिसने पास ओवर सेडर भोजन के दौरान होलोकॉस्ट से बचे लोगों से भरे एक इजरायली होटल को उड़ा दिया। 2014 के बाद से फिलिस्तीनी इजराइल शांति स्थापना के प्रयास रुके हुए हैं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को सहित कई अरब राज्यों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते के रूप में जाने जाने वाला समझौता किया। ये समझौता पश्चिमी तट और गाजा में इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीनियों के लिए एक राज्य बनाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल को जॉर्डन नदी के पश्चिम में सभी भूमि पर सुरक्षा नियंत्रण रखना चाहिए, जो एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को रोक देगा। अधिकांश देश 1967 में इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि पर यहूदी बस्तियों को अवैध मानते हैं। इजराइल इस पर विवाद करता है और भूमि से ऐतिहासिक और बाइबल संबंधों का हवाला देता है। बस्तियों का निरंतर विस्तार इजराइल फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि पूर्वी यरूशलेम, जिसमें दीवारों से घिरा पुराना शहर शामिल है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए समान रूप से पवित्र है, उनकी राज्य की राजधानी बने। इजराइल का कहना है कि यरूशलेम को उसकी राजधानी बना रहना चाहिए। आज लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। मुख्य रूप से 1948 में भागे लोगों के वंशज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट और गाजा में रहते हैं। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार पंजीकृत शरणार्थियों में से लगभग आधे राज्य विहीन हैं, जिनमें से कई शिविरों में रह रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने लंबे समय से मांग की है कि शरणार्थी और उनके लाखों वंशजों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का कोई भी पुनर्वास उनकी सीमाओं के बाहर होना चाहिए। कुछ ऐसा है इजराइल पैलेस्टाइन का टकराव भरा इतिहास। पैच कुछ ऐसा है इजराइल पैलेस्टाइन का टकराव भरा इतिहास। धार्मिक लिहाज से यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास है। दशकों पहले संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़े किए। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% ज़मीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रहा। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ ज़मीन पर बसा है, वही हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट है। दरअसल आज़ाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तक झड़पें होती रहीं, इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में ये फैसला हुआ कि 35 एकड़ ज़मीन के उस टुकड़े पर न इजराइल का कब्जा रहेगा न फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था, और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेम्पल माउंट के दर्शन की इजाज़त देंगे, हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है, लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ से कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते। इसलिए जब कोई यहूदी टेम्पल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजरायली भी उन पर पथराव करते हैं। और अब ये बात हम जंगी देशों को कैसे समझाएं कि फ़ज़ा ये अमन व अमा की सदा रखें, कायम सुनो ये फ़र्ज तुम्हारा भी है हमारा भी।
बहरहाल अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की, तो उस संगठन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए जो आज खलनायक बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। वैसे लगता है कि इन हालातों के लिए ही शायद अख्तर साहब ने लिखा होगा, उस जुल्म का किस्सा लंबा है, उस जंग की पुस्तक भारी है, वो जंग जो कब की ख़त्म हुई, वो जंग अब भी जारी है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिशिया संगठन है जो ज़बरदस्त सैनिक क्षमता रखता है और ये लगातार इजराइल को चुनौती देता आया है। हिजबुल्लाह का मतलब है ईश्वर की पार्टी और ये एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है। ये लेबनान में राजनीतिक शक्ति रखता है और ईरान द्वारा समर्थित है। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में 15 साल के लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान देश के दक्षिण क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे की प्रतिक्रिया में उभरा था। 1985 के अपने घोषणा पत्र में हिजबुल्लाह ने इजराइल के विनाश को अपने एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा। वर्षों पहले ही हिजबुल्लाह को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में शामिल है और अमेरिकी सरकार इस समूह को 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन बैरकों पर बमबारी की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार मानती है। लेबनान में ये समूह देश के ऐतिहासिक रूप में हाशिए पर रहे अधिकांश शिया समुदायों पर प्रभाव रखता है। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर एक ईरानी प्रतिनिधि से एक क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। आइए इस खतरनाक संगठन के इतिहास के बारे में जानते हैं। हिजबुल्लाह ने मचाई तबाही। हिजबुल्लाह इजराइल की जानी दुश्मनी। कौन है हिजबुल्लाह का रहनुमा? हिजबुल्लाह आतंकी या स्वतंत्रता के योद्धा? हिजबुल्लाह पर हल्ला बोल। कौन है हिजबुल्लाह जिसने तबाही मचा दी है? हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह का अर्थ अल्लाह की पार्टी है। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के रूप में जाना जाने लगा। 1985 में हिजबुल्लाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। यह समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगा। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फलस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया।
इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। कुछ ऐसा है हिजबुल्लाह का ताना बाना, जिसे वह तबाही और युद्ध की आग भड़काता रहा है। हैरत की बात है कि इजराइल बार बार जिस फिलिस्तीन से लोहा लेता है उस मुल्क यानी फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना तक नहीं है। सवाल ये है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फौज नहीं है तो फिर फिलिस्तीन इजराइल का मुकाबला कैसे करता है। यहीं से शुरू होती है फिलिस्तीन के दोस्तों की कहानी, लेकिन इनमें फिलिस्तीन का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो कभी खुद सामने आकर इजराइल से नहीं लड़ता, बल्कि इसके लिए उसने हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे संगठनों को या तो खड़ा किया या फिर हथियार और पैसों से मदद देता रहा। ये दोस्त कोई और नहीं है बल्कि ईरान है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब हमास और हिजबुल्लाह दुनिया के कई बड़े देशों की नज़र में एक आतंकवादी संगठन है तो इन्हें किसी की मान्यता तक नहीं है। फिर इन्हें इजराइल से लड़ने के लिए हथियार कहाँ से मिलता है, वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाजा पट्टी की एक तरफ खुद इजराइल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है। तो इसका जवाब है गाजा पट्टी से सटे मिस्र के इलाके से। ये दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से फिलिस्तीन के साथ रहा और वही ईरान मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास और हिजबुल्लाह को अपने रॉकेट भी मुहैया करवाता है। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे गए और 1000 से ज़्यादा ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। उधर फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ इजराइल की हालिया जंग करीब 1 साल से चल रही है। इजराइल गाजा, लेबनान और ईरान के साथ अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच हवाई दूरी 1700 किलोमीटर की है। माना जाता है कि इजराइल ईरान युद्ध एक तरफा नहीं होगा। ईरान के पास सैनिक ज़्यादा हैं, वहीं इजराइल को देखा जाए तो तकनीक के रूप से कई गुना वो आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज़्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं जो उसने इजराइल के युद्ध के हालात में निपटने की तैयारी के लिए की है। इजराइल को ध्यान में रखकर ईरान ने हथियार बनाए हैं और अगर ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध हो तो कौन भारी पड़ेगा, ये सोचने की बात है। ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज़्यादा ताकतवर है, कौन से हथियार हैं। इजराइल बनाम ईरान की बात जब भी होती है सैन्य शक्ति की तुलना की जाती है। देखें तो ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया और फिर अगले एक दशक में उसने छोटी दूरी की सैकड़ों मिसाइलें डेवलप की। ईरान के पास सिजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम भी 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, यह साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती हैं और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। सैनिकों के मामले में वह ईरान से पीछे है। इजरायल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। इजरायल बनाम ईरान। आइए अब आपको बताते हैं कि किसकी सेना कितनी ताकतवर है। यदि इजरायल की बात करें तो इजरायल के पास कुल सैनिकों की संख्या 6.70 लाख है, तो वहीं ईरान के पास 11.80 लाख। यदि वायु सैनिक की संख्या की बात करें तो इजरायल के पास 89,000 वायु सैनिक हैं, वहीं ईरान के पास 42,000। थल सैनिक के मामले में इजरायल के पास 5.26 लाख थल सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास 3.50 लाख। नौसैनिकों की संख्या में इजरायल के पास 19,500 नौसैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास 18,500। लड़ाकू विमान के लिहाज से इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं ईरान के पास 186। यदि ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें तो इजरायल के पास 12 और ईरान के पास 86। हेलीकॉप्टर्स की संख्या में इजरायल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वहीं ईरान के पास 129। टैंक की कैटेगरी में इजरायल के पास 1370 टैंक हैं, तो वहीं ईरान के पास 1996। कुल सैन्य वाहनों की बात करें तो इजरायल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, तो ईरान के पास 65,765। यदि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इजरायल के पास इसकी संख्या 650 है, तो वहीं ईरान के पास 580। सबमरीन की बात करें तो इजरायल के पास 5 सबमरीन हैं, तो वहीं ईरान के पास 19। इजरायल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार हैं। इजरायल ने कभी भी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के पास 1,70,000 फौज के जवान और अधिकारी हैं, जबकि उसके पास अस्थायी फौज के तौर पर 30 लाख से ज़्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की हालत ये है कि वो खुद के हथियार के नाम पर कुछ रॉकेट ही बना पाता है, जिससे अक्सर इजराइल को निशाना बनाता है। हालांकि जानकारों की माने तो इनमें से ज़्यादातर रॉकेट वो या तो ईरान की मदद से बनाता है या फिर ईरान चोरी छुपे इन रॉकेट्स की सप्लाई फिलिस्तीन को करता है। फिलिस्तीन के पास कोई स्थायी सेना नहीं है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइलियों से लोहा लेने वाले हमास समेत कई लड़ाके गुट में, और इनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है। जंग के शोर के बीच शाहिद कमाल की ये बात याद आ जाती है कि जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। बहरहाल इजराइल और लेबनान में खून खराबे का इतिहास काफ़ी लंबा है। 1960 के दशक में फ़िलिस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप्स लेबनान का इस्तेमाल कर इजराइल पर हमला किया करते थे, और ये ग्रुप सीरियाई बॉर्डर से हथियार हासिल करके इजराइल पर अटैक करता था। लेबनान की सेना इन लड़ाकों पर एक्शन लेती थी। हालांकि लोगों में फ़िलिस्तीनियों को लेकर हमदर्दी की वजह से सेना ने कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। 1969 में मिस्र की राजधानी काहिरा में लेबनान की सरकार और फ़िलिस्तीनी लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत फ़िलिस्तीनी लड़ाकों को लेबनान में आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया। वे अब खुलकर इजराइल पर हमले करने लगे। इसकी वजह से लेबनान और इजराइल के संबंध हमेशा खराब रहे। आइए जानते हैं कितनी खूनी जंग दोनों ही देशों के बीच हुई। इजराइल लेबनान की है पुरानी दुश्मनी, खून से सना है इजराइल लेबनान का इतिहास। जमीन, आस्था और अस्मिता की लड़ाई। इजराइल लेबनान की दुश्मनी काफी पुरानी है। इजराइल की सीमा से सटा लेबनान हमास और हिजबुल्लाह के जरिए तेल अवीव सरकार को अक्सर ही अस्थिर करने की कोशिश करता रहा। यही वजह है कि इजराइल पहले भी लेबनान पर हमले और घुसपैठ की कोशिश करता रहा ताकि हिजबुल्लाह का सफाया कर सके। शुरुआत हुई साल 1948 से लेकर अगले लगभग 1 साल तक
इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, सारे अरब देश आक्रामक हो उठे। तेल अवीव चारों ओर से घिरा हुआ था। अटैक करने वालों में लेबनान भी था। हालांकि तब किसी देश ने इजराइल की सीमा के भीतर घुसने की कोशिश नहीं की। पहली बार इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान की सीमा पर साल 1978 में घुसी, क्योंकि इस सीमा से फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगातार कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर रहा था। 1982 के जून में इजराइल ने ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली छेड़ दिया। यह बहुत बड़ा सैन्य अभियान था जिसमें आईडीएफ बैरूत तक पहुंच गई। उसका एक अकेला उद्देश्य था कि दक्षिणी लेबनान में फल फूल रहे फिलिस्तीनी लड़ाके हार मान ले और इलाका खाली कर दे। यही हुआ भी। उसी साल सितंबर में फिलिस्तीनी मिलिशिया ने बैरूत छोड़ दिया, लेकिन इजराइल तब भी वहां बना रहा। इस पर नाराज स्थानीय लोगों ने सेना को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार साल 1985 में उसे बैरूत से बाहर निकलना पड़ा। 90 की शुरुआत में लेबनान में लगभग 1.5 दशक से चला आ रहा सिविल वॉर खत्म हुआ। लेबनान आर्म फोर्स नए सिरे से तैयार होने लगी, लेकिन अपने ही देश के दक्षिणी हिस्से को साधना उसके लिए मुश्किल था। अगले 10 सालों में इजराइल ने लेबनान में 2 ऑपरेशन छेड़े। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो पहले जा चुका था, लेकिन अब तेल अवीव नए दुश्मन हिजबुल्लाह को मजबूत होने से पहले ही कुचल देना चाहता था। इसके बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, बल्कि दोगुनी ताकत से इजरायली सेना पर हमले करता रहा। एक और बात, यहूदी सेना के खिलाफ की जा रही दक्षिणी लेबनान के नागरिकों के ऊपर भी वे नाराज थे, यहाँ तक कि इजरायल को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ी। साल 2000 से अगले 6 साल काफी उठापटक वाले रहे। हुआ ये कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर न केवल हमला किया, बल्कि 2 सैनिकों का अपहरण भी कर लिया। इससे भड़के हुए देश ने पूरे दक्षिणी हिस्से पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। ये साल 2006 में फुल स्विंग पर थी, जो महीने भर से ज्यादा चली। इसमें दोनों ही तरफ नुकसान हुआ। लड़ाई में 13 से ज्यादा लेबनानी सैनिक जबकि 61 इजरायली सैनिक मारे गए। लेबनान में पॉलिटिकल और सिविल स्ट्रक्चर चरमरा गया। लाखों लोग विस्थापित हुए। हालांकि इसी समय इजरायल ने दक्षिणी लेबनान खाली कर दिया। तो ये है इजरायल लेबनान जंग का खूनी इतिहास। लेबनान की संप्रभुता का समर्थन करना और इजराइल का विरोध करना अरब वर्ल्ड की मजबूरी रही है। अरब देश ये चाहते हैं कि ईरान पर वॉर न हो, क्योंकि ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। इसके अलावा अरब देशों के पास जंगी सेना भी नहीं है, उनकी सेना बेहद कमज़ोर है। इसलिए जोर इसी बात पर है कि संघर्ष न फैले और तनाव यहीं पर रुक जाए। लेकिन जहाँ तक फ़िलिस्तीन में बड़ी शक्तियाँ यानी प्रॉक्सी वार का खूनी खेल का मसला है, तो हमें ये ना भूलना चाहिए कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी नज़दीक है। अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक मील का पत्थर होगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आक्रामक रणनीति की दिशा में काम करेगा और परमाणु बम बनाने की दिशा में भी काम करेगा, और इसके लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश करेगा कि उसे इजराइल से खतरा है। वहीं अरब देश हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहते हैं। इसीलिए अरब देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो, क्योंकि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो जवाबी अटैक को अंजाम देगा। विश्व युद्ध 3 कब होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स के आकलन के आधार पर अंदाज़ा ज़रूर लग रहा है कि निकट भविष्य में बढ़ते तनाव के चलते इस युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। वैसे ध्यान देने वाली बात है, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करना फिलहाल काल्पनिक है और इसकी आशंका और परिणाम पूरी तरह से अनिश्चित हैं। चलते चलते हम बशीर बद्र की 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आज का हमारा संदेश भी है शायद, कि 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत बहुत है। तो आज के लिए विशेष में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।